हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन फोर वेक्टर। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड है रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स एंड पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। चलिए फिर स्टार्ट करवा देता हूँ भैया अपना मेन टॉपिक, लॉरेंज। ओके सर, नाम कितना शानदार है, लॉरेंज। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके सर, ट्रांसफॉर्मेशन इन फोर वेक्टर। ठीक है, अब ये फोर वेक्टर कौन कौन से होते हैं, पिछले लेक्चर में हमने कवर करा है मिन्कोवस्की स्पेस, और वहां पर आपने पढ़े हैं कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 x4। उस वही तो होते हैं फोर वेक्टर है भैया, x1 x2 x3 x4। चलिए अब हमें फोर वेक्टर के टर्म में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आना है। बात तो सही है सर, क्या तो बड़े पते की बात रही हो। चलिए थोड़ा सा एक ना चित्र बना दूँ मैं इसको। दो हम फ्रेम मान लेते हैं या निकाय मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक फ्रेम लेते हैं हम S, ओरिजिन पॉइंट O है, यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइम और यहाँ पर लिख देते हैं हम स्पेस। ठीक है, SPAC। अच्छा, सेकंड फ्रेम, ओके भैया, S डैश मान लेते हैं सेकंड फ्रेम, और टाइम सेम रहेगा, ये टाइम ऐसे लिखना है, स्पेस भी आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, एक फ्रेम मैंने कितना मान लिया, S डैश मान लिया। वट ये फ्रेम जो है वो भी वेग से x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, तो माना S तथा S डैश दो निर्देश फ्रेम हैं या निकाय हैं। फ्रेम S विरामावस्था में है और फ्रेम S डैश क्या कर रहा है, एक समान वेग v से, ठीक है, एक समान वेग v से x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा है। अब देखते हैं, ठीक है, तो यहां मान लेते हैं हम पहले, माना, ठीक है, दो, मैं निकाय कर दे रहा हूं, सिस्टम बोल दे रहा हूं। माना दो निकाय कितने हैं मेरे पास, S तथा S डैश है, S तथा S डैश है। ठीक है सर, दो निकाय आपने मान लिए भाई, S तथा S डैश है। S जो है ना हमारा, जो निकाय हमारा S है, ठीक है, निकाय जो S है, ठीक है, निकाय S कौन सी अवस्था में है भैया, निकाय S जो है वो विरामावस्था में है। ठीक है भैया, चलो इतना हमने मान लिया, विरामावस्था में है। विरामावस्था मतलब रेस्ट में है, गति नहीं करेगा, ये रेस्ट में है। ठीक है, तथा S डैश जो है, S डैश, ठीक है, S के सापेक्ष, S के सापेक्ष, ओके सर, ओके, S के सापेक्ष भी वेग से x अक्ष की, ठीक है, x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति करता है, धनात्मक दिशा में गति करता है, दिशा में क्या करता है, गति करता है। अब आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवा दिया है मिन्कोवस्की स्पेस, प्लेलिस्ट में जाओ देख लो। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का है, पक्का आएगा 100%। ठीक है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गति करता है। अब मिन्कोवस्की स्पेस यानी कि मिन्कोवस्की स्पेस के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 4 होते हैं, x1 x2 x3 x4 होते हैं, ये पता ही है ना आपको। ठीक है, अब देखो गति करता है, तब देखो, चलो तब कर दे रहा हूँ, तब मिन्कोवस्की, ओके ओके, मिन्कोवस्की स्पेस, ठीक है, के कोऑर्डिनेट निम्नलिखित हैं, कोऑर्डिनेट निम्नलिखित हैं। कैसे सर बता दो जल्दी, फास्टली, कैसे, अब कैसे कर रहे हो हैं भाई, तो कैसे क्या, ऐसे देखो, आपने पढ़ा होगा कभी, x1 जो होगा वो मेरे पास x के बराबर होगा, और x2 जो होगा वो मेरे पास, ठीक है, जो x2 होगा मेरे पास वो y के बराबर होगा, और जो x3 होता है वो x बाई z के बराबर होगा, और जो x4 होता है वो आयोटा बोलते हैं इसको, ICT के बराबर होगा। ठीक है, ये लिख लो आपस में आपको, ICT। तो ये मिन्कोवस्की स्पेस के कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि भैया मिन्कोवस्की स्पेस में स्पेस प्लस टाइम होता है। ठीक है, ओके सर, ओके, हो गया कवर यहाँ तक, समझ में आ गया। ठीक है, अब 1 2 3 4 देख रहे हो ना, ये 1 2 3 4, इन सबको आप x न्यू बोल सकते हो, और न्यू की जगह आप
1 2 3 4 लगा सकते हो, यानी कि न्यू इक्वल टू 1 2 3 4 लगा सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं है, किताबों में लिखा हुआ आता है कि है ना 1 2 3 4, मतलब x न्यू की जगह 1 2 3 आ सकता है। ठीक है, आगे मैं यूज़ करूँगा इस चीज़ का। ठीक है, मैंने लिख दिया, तुम भी लिख लो, कोई दिक्कत ना है। यानी कि एक्स न्यू जो है ना, ये 1 2 3 न्यू की जगह 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, पाँच नहीं आएगा, 4 डायमेंशनल स्पेस लिया आपने, तो ये 5 डायमेंशनल स्पेस कर दो। एक तो 4 डायमेंशनल में दिक्कत पड़ रही है, 5 कहाँ से आ जाएगा यार। चलिए, हो गया यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद में मैं क्या कर पाऊँ ए भैया, चलिए अब लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख दो, या लोरेंज अकॉर्डिंग टू द लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अब आपको चाहिए हिंदी, तो हम लिख देंगे हिंदी में लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है सर, ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, बहुत पते का पॉइंट है। आयोटा C4 होती है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल होती है, ध्यान देना, T4 टाइम। ठीक है सर, इतना आ गया। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमें देखने मिलेगी वो आपने पहले भी पढ़ रखी है। वो इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप से होती है, एक्स डैश, अच्छा होती है नहीं होती है, जल्दी बताओ। ठीक है, एक्स माइनस के, ओके सर, वी टी अपॉन रूट, ठीक है, 1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन के, कितना हो गया मेरे पास, सी स्क्वायर। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पढ़ा रखा है, आपको पिछले लेक्चर में कवर कर लेना है, प्ले लिस्ट में पढ़ा लेक्चर। अब इस v अपॉन सी की जगह मैं बीटा का यूज करूंगा, मैं इस बीटा का स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, यानी कि x डैश बराबर x माइनस के वी टी रूट में 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर। चूंकि आपको पता है कि बीटा जो होगा वो v अपॉन किसके बराबर होगा, c के बराबर होता है, यानी कि v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो बीटा बराबर v अपॉन सी। अरे ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, ओके। अच्छा, दूसरी इक्वेशन कौन सी होती है हमारी, चलो x डैश तो यहाँ पर आ गया ये वाला। अब आपने पढ़ा है कि जो हमारा y डैश होता है वो y के बराबर होता है, और जो हमारा z डैश होता है वो z के बराबर होता है। ठीक है, तो पता ही है कि फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट निर्देश फ्रेम में, यानी कि फर्स्ट आप बोल सकते हो कि फर्स्ट निर्देश फ्रेम में, यानी कि एस निर्देश फ्रेम में बिंदु P के कोऑर्डिनेट आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप बिंदु P भी बना सकते हो, पर मैंने बनाया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड में x डैश y डैश, जब लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे समझ में आ जाएगा सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं। अब t डैश की जो मान आता है हमारा, ठीक है, वो आता है हमारा t, यानी कि इस सिस्टम में टाइम t है और इस सिस्टम में टाइम कितना है मेरे पास, t डैश होगा, t माइनस के, ओके 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 ओके, वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर और अपॉन में रूट 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि बीटा का स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया हमारा, है ना, ओके। अब ये टी डैश हो गई, तीन चारों इक्वेशन हो गई, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, है ना। अब 4 वेक्टर की फॉर्म में इन्हीं इक्वेशन को आपको लाना है, यानी कि x4 भी इसमें आएगा। अब x4 कैसा आएगा वो हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले ये इक्वेशन याद करो ठीक से, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती हैं। तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं, ये 4 ठीक से याद कर लो, पक्का हो गई याद। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम चलेंगे, इस इक्वेशन को लेके हम चलेंगे। ठीक है, ओके ओके, चलिए पहली इक्वेशन देखते हैं। यहाँ से कहानी हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओके सर, यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो जाती है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, आप इसको लिख सकते हो, यानी कि x, मैं अगर यहाँ 1 लगा दूँ तो यहाँ पे डैश आ जाएगा, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। और एक खास बात, इसको हम बोलते हैं गामा, ऐसे करके, के भी बोल सकते हो गामा, क्योंकि अधिकांश बुकों में गामा है, तो अब मैंने गामा का यूज़ करा है। तो ये आ जाएगा x1 माइनस के कितना आ जाएगा मेरे पास, VT आ जाएगा। ओके ओके, हो गया इतना। पहले चलो इस ब्लू पेन का यूज़ करता हूँ आज यार, क्योंकि इसमें इंक बहुत भर रखी है मैंने। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब क्या होगा, देखो तुम्हारे पास मैंने इसको कैसे लिखा, क्योंकि आपको पता है कि जो गामा होगा हमारा वो किसके बराबर है भैया, वो बराबर है 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको मैंने क्या बोल दिया, खाली बीटा का स्क्वायर बोल दिया, क्योंकि बीटा बराबर वी अपॉन सी के बराबर होता। ठीक है, तो गामा बराबर 1 अपॉन रूट 1 माइनस के बीटा का स्क्वायर। ठीक है, या फिर के बराबर भी बोल सकते हो। चलो गामा की फॉर्म में है तो मैं गामा की फॉर्म में लूंगा, तो x1 डैश बराबर हमारा इतना आ गया, 1 वाला ले लिया मैंने। ठीक है,
अच्छा अब यहाँ ना, यहाँ अंश और हर में, इसके हर में एक है, बस आई सी से गुणा और भाग कर दो, ठीक है। यानी कि अंश किसके, वीटी के, ए वीटी के अंश तथा हर में, ठीक है, हर में किससे, आई सी से गुणा करने पर, आई सी से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। ओके बोलो ओके, ठीक है, आई सी से गुणा करने पर करो, कर दो। लो साहब, ये x1 डैश ऐसे लिखूंगा मैं, गामा ऐसे लिखूंगा, x1 ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। पर वीटा जो है ना, बीटी की जगह वो हमारा आ जाएगा कितना, आई सी वी टी अपॉन में आई सी। ओके, तो बीटी के अंश और हर में मैंने आई सी से गुणा कर दी। क्लियर, ठीक है। कहीं डाउट हो पूछ लेना, कमेंट करके पूछ ले, अगर कोई टॉपिक बच रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर, ठीक है। चलिए अब आगे, सर x1 डैश ऐसे रहेगा, गामा ऐसे रहेगा, x1, अब आपको पता है कि v अपॉन सी किसके बराबर हो गया, v अपॉन सी किसके बराबर है, बीटा के बराबर है, हाँ यार। और आई सी टी किसके बराबर है, x4 बराबर कितना है, आई सी टी। यार ये बात तो सही है, इसका मतलब है बीटा x4 हमारा हो जाएगा यहाँ पर, और अपोन में रह जाएगा मेरे पास आई, ठीक है। अच्छा यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा है, अरे बता बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, समझ जाओ पहले से पहले कि अब मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। चलिए हटा दे रहे हैं इसको, भाई समझ में आएगा, पढ़ोगे समझ में आएगा, ठीक है, पढ़ोगे समझ में आएगा पक्का। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब ऊपर भी मैं आई से गुणा करूँगा, नीचे भी मैं आई से गुणा करूँगा, मतलब ऊपर अंश और हर में आई से गुणा और भाग करने पर करोगे तो आगे हल करोगे, ना करोगे हाथ पाथ रख के बैठ जाओगे। x1 माइनस के आई बीटा x4 अपॉन के आई का स्क्वायर, और तुम्हें पता है कि जो आई की वैल्यू होती है वो रूट माइनस के 1 होती है ना, जो आई की वैल्यू होती है वो रूट माइनस के 1 होती है, मतलब आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। तो इस आई स्क्वायर की जगह माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। x1 डैश बराबर हो गया गामा, कितना आ गया मेरे पास, x1 प्लस के आई बीटा x4, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ कि जो ये प्लस है ये क्यों आया, क्योंकि आई स्क्वायर का मान मैंने कितना रखा, माइनस के 1 रखा, इसीलिए ये भाई साहब हमारे टपक गए। चलो ओके, तो अब ये लाइन पे ध्यान देना, इसको मैं आगे अलग तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, आगे लिखूंगा भी अलग तरह से, घबराओ मत। चलो इतना हमारा हो गया। ओके, अब हमें पता है कि जो x2 डैश होगा वो x2 के बराबर होगा, और जो हमारा जेड नहीं, x2 डैश जो होगा वो x2 के बराबर होगा, और यार x3 डैश जो होगा वो x3 के बराबर होगा। ये किसी की समझ में आया? बताओ समझ में आया? ये समझ में क्यों ना आएगा जब मैं हूं तो, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो हमारा निकाय है, जो हमारा जो है निर्देश फ्रेम है, जो हमारा फ्रेम है एस डैश, वो एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, और आपने x2 को क्या माना है बाई, x3 को क्या माना है आपने जेड, मतलब बाई और जेड दिशाओं में कोई गति नहीं होती है, बाई और जेड दिशाओं में कोई गति नहीं होती है। क्योंकि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ठीक है y तथा z, गामा नहीं है ये, बाई है, y तथा z दिशाओं में, ठीक है, दिशाओं में कोई गति नहीं होती है, कोई गति नहीं होती है, ठीक है। चलिए नहीं होती है, ओके ओके। अब भैया बाई जेड दिशाओं में कोई गति नहीं हो रही, तो ये सब बराबर है आपस में। अच्छा टी डैश और आ गया हमारा, भैया ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, इसको कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए टी डैश बराबर, ठीक है सर, इसको मैंने क्या बोल दूंगा, गामा, क्योंकि 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, गामा के बराबर होता है, ठीक है सर। गामा की फॉर्म में ले लो आप, टी माइनस के वी एक्स अपॉन के सी स्क्वायर, ओके, इतना आ गया। अब दोनों पक्षों में आई सी से मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, आई सी से, इधर भी आई सी से गुणा करो, इधर भी आई सी से गुणा कर दो, ठीक है, ओके ओके भाई। दोनों पक्षों में, हाँ यार दोनों पक्षों में, यार दोनों पक्षों में आई सी से गुणा करने पर, ओहो गुणा करने पर, दोनों पक्षों में आई सी से गुणा करने पर सर आई सी टी डैश हो जाएगा हमारा ये, सर गामा ऐसे रहेगा, आई सी टी हो जाएगा सर, ये आई सी
वी एक्स हो जाएगा और यह हमारा कितना आ जाएगा, सी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आई सी डैश कितना होगा, हमें चला रहा है, कितना होगा आई सी डैश, जल्दी बताओ, एक्स 4 डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स 4 डैश, है ना, हो गया, गामा ऐसे रहेगा। अच्छा ठीक है, आई सी टी कितना हो जाएगा हमारा, एक्स 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का आ गया सर माइनस का। आई सी वी एक्स, यार आई सी वी एक्स तो एक सी से एक सी हमारा कट गो, बचा भी अपॉन सी। भी अपॉन सी किसके बराबर होता है, बीटा के बराबर होता है। इसका मतलब है आई भी अपॉन सी, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये बीटा के बराबर है। एक्स आ गया एक्स। अब आपको इसमें एक चीज़ और करनी है, क्योंकि x को हमने क्या माना है, x1 होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि x मतलब x1 है, तो इसका मतलब ये आ गया x4 डैश बराबर गामा x4 माइनस के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास आई बीटा x के 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो अब ये लाइन ध्यान देना, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब कितनी इक्वेशन आ गई हमारी, 4 आ गई। ठीक है, एक ये वाली आ गई, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, एक इक्वेशन इसको भी आप बना सकते हो। ठीक है, ये मत सोचना कि यार ये भी इक्वेशन नहीं है, ये भी इक्वेशन है हमारी, ये भी इक्वेशन, 4 आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब इसको जो है ना, इसको आप निम्न प्रकार से लिख सकते हो, यानी कि मैं इसको इरेज कर दूं पहले, फिर देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। ओके सर, ओके, देखना अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो ठीक कर लेना, अगर कहीं गलत हुआ है तब, तो कोई बात ना, चलती रहने दो। अब देखो, इन समीकरणों को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, इन समीकरणों को निम्न प्रकार, ठीक है सर, निम्न प्रकार लिखा, हाँ सर, जा हाँ सकता, हाँ है। इन समीकरणों को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इन समीकरणों को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ओके, अब कैसे, वो भी हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले पकड़ते हैं x1 डैश। ठीक है, ओके सर, x1 डैश चेक करो, x1 कितना है, गामा से अंदर गुणा करोगे तो गामा x1 मतलब गामा आ जाएगा, x2 है ही नहीं इसमें, 0 x2 आ जाएगा, 0 x3 आ जाएगा, x3 भी नहीं है, हाँ x4 में है, कितना हैगा x4 में भैया गामा आई बीटा एक्स, यानी कि आई बीटा गामा, और हमारा कितना आ जाएगा x4 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब x2 डैश अब क्या होगा, x2 डैश में क्या होगा, अब देखो खाली x2 है यार, x2 में कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब x1 भी नहीं है, 1 x2 है हमारा, यानी कि 0 x1 होगा, यहाँ पर 0 x1 होगा, 1 x2 होगा, x3 भी नहीं है और x4 भी हमारा नहीं है। ठीक है, अब x3 डैश, अब ये भी सेम कहानी, 0 x1 प्लस के 0 x2 प्लस के, ठीक है, प्लस के, अब हमारा आ जाएगा 1 x3, ठीक है, और प्लस के 0 x4, अब हमारा x4 डैश आ जाएगा। अच्छा x1 कितना है, गामा से अंदर मल्टीप्लाई करो तो यह है माइनस के आई बीटा गामा, हाँ माइनस के आई बीटा गामा प्लस के 0 x2, फिर प्लस के 0 x3, फिर प्लस के 0 नहीं आएगा, हमारा गामा कितना है x4 है, मतलब हमारा लास्ट में आ जाएगा गामा x4। ठीक है, ये हमारा लास्ट में कितना जाएगा, गामा x4 आ जाएगा। ठीक है, ओके, अभी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन बिल्कुल फिक्स आई है, हो गया था ना। ठीक है, अब एकल समीकरण के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, यानी कि इन इक्वेशन को, यानी कि इन समीकरणों को, ठीक है, ध्यान देना, इन समीकरणों को एकल समीकरण यानी कि सिंगल इक्वेशन, एकल समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। ओके सर, लिखा जा सकता है, कैसे लिखोगे आप थोड़ा जल्दी बता दो। अच्छा ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ना x1 x2 डैश x4 डैश, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना, यानी कि x म्यू, ठीक है, डैश x म्यू डैश, आप भी आ गया मेरे पास, म्यू भी आ जाएगा तुम्हारे, म्यू न्यू इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है, ऐसा करके म्यू न्यू और इनटू x न्यू, मैंने पहले लिखवा दिया था x न्यू मतलब 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको खोल दो थोड़ा सा ऐसा करके, और ये मेरे पास क्या है न्यू, तो x डैश यानी कि x डैश म्यू बराबर a म्यू न्यू इंटू x न्यू बराबर 1 2 3। ओके,
अब यहाँ तो आगा नहीं क्योंकि जगह हमें बची नहीं है, पहले यहाँ तक का जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मैनेज करने वाला हूँ, कर दूँ? ठीक है, ओके सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ जाओगे इस चीज़ को। तो ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, गामा सन था मल्टीप्लाई, तो गामा एक्स 4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और एक्स 1 में कितना है, माइनस के 1 बीटा गामा, तो माइनस के 1 बीटा गामा, तो गामा सन था मल्टीप्लाई होगी, है नहीं? चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं भैया। तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ, जरा ध्यान देना भाई, इसको मैंने लिख दिया इस टाइप से, तो इसको लिख लो आप ऐसा करके x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश एंड x4 डैश, ठीक है, बराबर 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 बराबर, ठीक है। अब क्या होगा देखो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, आप भी बना रहा हूँ मैं, इसका बनाओ। तो देखो गामा, तो मेरे पास गामा आ जाएगा, खाली ओनली गामा ही है। फिर मेरे पास 0 0 और ये आ जाएगा आई बीटा गामा, ठीक है, x4, ओके ओके ओके। फिर मेरे पास x2 डैश, x2 डैश कितना जाता है हमारे पास, 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, x है, तो फिर ये मेरे पास 0 0 1 0, ऐसे मेरे पास ये आ जाएगा माइनस के आई बीटा गामा, ठीक है, x1 की वैल्यू, और फिर खाली गामा, यानी कि 0 0 और खाली क्या जाएगा मेरे पास, गामा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐसा करके लिख सकते हो, क्या है मेरे पास अब x न्यू, तो पता तुम्हें कि x न्यू मतलब x1 x2 x3 एंड x4, और चारे हो तो मल्टीप्लाई है दोनों की, तो एक ब्रैकेट और लगा सकते हो इस टाइप से, ठीक है। अब जब इन दोनों की आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा हमारा। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे नहीं कि यार ऐसे ही बनाओगे, मर्जी है आपकी, ऐसे बना सकते हो ये, पर इसमें थोड़ी सी ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए मैंने जो है ऐसे करके बना दिया। आप खाली यानी कि x1 x2 x3 ऊपर ले लो, 1 2 3 4, बहुत सी बुकों में ऐसा था 1 2 3 4, तो ठीक है, ओके। अब ये लिख दो गामा 0 0 आई बीटा गामा, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर माइनस के आई बीटा गामा, फिर 0 0 गामा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये न्यू का मान है, किसका, ये न्यू का मान है, और ये किसका मान है, म्यू का मान है, ठीक है। तो ये न्यू का मान है और ये वाला म्यू का मान है। कर लोगे ना कवर यहाँ तक? चलिए बस ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन 4 वेक्टर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।